हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की जो पार्ट 3 है ना, उसमें 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया है। हम लोग ये भी देखा था कि फंडामेंटल राइट जो होती है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है किसी भी पर्सन के लिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी पर्सन के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी अच्छा से चले, हमारे देश में सरकार ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसके लिए भी फंडामेंटल राइट बहुत ही अनिवार्य होते हैं। तो हम लोग जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे ना, उसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 14, जो राइट टू इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करता है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि राइट टू इक्वलिटी क्या होते हैं, आर्टिकल 14 से हम लोग को कौन कौन से राइट मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं मेनली 3 चीज़ को डिस्कस करूंगा, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ को, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को, और एक रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है। तो देखो, सबसे पहले कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ जो एनी पर्सन लिखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के सिटीजन और जो हमारे देश में फॉरेनर आते हैं ना, उनको भी, मतलब जो आर्टिकल 14 है ना, ये राइट जो है दोनों को मिलता है। हमारे देश के सिटीजन को भी मिलता है, और हमारे देश में कोई भी देश से लोग अगर घूमने के लिए आते हैं ना, उनको भी ये फंडामेंटल राइट मिलते हैं। कि नहीं आया समझ? देखो, हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट ऐसे हैं ना जो फॉरेनर को नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जो आर्टिकल 19 है, जो हम लोग को फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, वो जो है ना फॉरेनर को नहीं दिया जाता है, वो केवल अपने देश के सिटीजन को मिलता है। लेकिन जो आर्टिकल 14 जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो है ना आर्टिकल 14, ये दोनों को मिलता है, हमारे देश के लोगों को भी मिलता है, साथ ही साथ हमारे देश में अगर कोई फॉरेनर आते हैं उनको भी बोलता है। तो ये आर्टिकल क्या बोला? ये बोला कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश का जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये कभी भी किसी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा। क्या नहीं डिनाई करेगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी हम लोग दोनों को देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होते हैं। तो देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ना, यूके से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट यूके से इनिशिएट हुआ था और वहीं से ये हम लोग अपने संविधान में लिए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इक्वलिटी मतलब इक्वल और बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने। तो कानून के सामने इक्वलिटी मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर है। इसका मतलब कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या एक सामान्य नागरिक हो, चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो या एक क्लर्क हो, सभी लोग जो है ना कानून के सामने इक्वल है। कि नहीं आया समझ में? ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट इसीलिए इसे बोला गया है क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, किसी पर्सन को एक स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है। कि नहीं आया समझ में? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इंजॉयड बाय एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन आइज ऑफ लॉ। कानून के सामने किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए इसे हम लोग ने बोला कि ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, निगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट है, जो यूके से लिया गया है। और इसका मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग समान हैं। कि नहीं आया समझ में? आप हमेशा देखे होंगे टेलीविजन पे कि जो कोर्ट होते हैं ना, हमारे जो कोर्ट होते हैं, उसमें एक लेडी स्टेच्यू रहता है, आप देखे होंगे, उसके आंख पे पट्टी लगा रहता है ब्लैक कलर का। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो, ये एक IAS ऑफिसर खड़ा हो या एक सामान्य नागरिक खड़ा हो, वो किसी को नहीं देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने सब लोग इक्वल है। तो यही ये बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब भी यही होता है कि कानून के सामने कोई भी पर्सन क्यों ना हो, किसी रैंक पे, किसी पोजीशन पे क्यों ना हो, सब लोग बराबर होंगे। कि नहीं आया समझ में? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यूके से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि कानून के सामने सब लोग सेम है। ऑल पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक आर इक्वल। सभी लोग जो है, चाहे वो कोई सी भी पोजीशन या रैंक पे हो, सब लोग कानून के सामने इक्वल है। कि नहीं आया समझ में? लेकिन इस इक्वलिटी का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सब कुछ बराबर। इस इक्वलिटी का मतलब ओनली हुआ कि लीगल इक्वलिटी की बात कर रहा है। जो ये आर्टिकल 14 बता रहा है ना, ये केवल लीगल इक्वलिटी के बारे में बता रहा है। इट मीन्स दैट लीगल इक्वलिटी बट नॉट द कंप्लीट इक्वलिटी। कि नहीं आया समझ में? ये लीगल मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर है, मतलब कानून के सामने से, इसीलिए इसे हम लोग ने बोला ये लीगल इक्वलिटी की बात करता है। कि नहीं आया समझ में? जो यहाँ पे अगर मतलब कि मानो कि कोई कानून के सामने कोई एक कानून है बना हुआ हमारे देश में, उसको किसी ने वायलेट किया, एक IAS ऑफिसर ने वायलेट किया, एक सामान्य नागरिक ने वायलेट किया, तो उस IAS ऑफिसर को भी वही पनिशमेंट मिलेगा जो सामान्य नागरिक को मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब लोग इक्वल है। नहीं आया समझ? लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में इसका एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट और गवर्नर। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ना, इसको छोड़ के हमारे देश में सभी कानून के सामने इक्वल है। मतलब समझ रहे हैं, हम आप कोई भी लोग जो है ना, सब कानून के सामने इक्वल है। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ राइट मिले हैं, कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं।
प्रेसिडेंट गवर्नर को क्या सब प्रिविलेज मिला है? तो इनको 3 प्रिविलेज मिला है। सबसे पहला प्रिविलेज मिला है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं ना, वो ऑफिशियल फंक्शन जो करते हैं ना, मतलब ऑफिस का जो काम करते हैं ना, उनका काम एंसरेबल नहीं होगा। एंसरेबल मतलब समझते हैं आप क्या होता है? एंसरेबल मतलब होता है कि वो जो काम कर रहा है ना, उस काम को कोई कोर्ट में नहीं ला सकेगा, उस पर क्वेश्चन खड़ा नहीं कर सकेगा कि उसने काम गलत किया या सही किया, कि नहीं आया समझ में? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो है ना, ये राइट मिला है कि उसका जो ऑफिशियल फंक्शन होगा वो एंसरेबल नहीं होगा। दूसरा राइट ये मिला है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक कुर्सी पे रहते हैं ना, जब तक वो अपने कुर्सी पे रहते हैं, तब तक उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा। मतलब समझे ना? देखो, हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, एक क्रिमिनल केस होते हैं, एक सिविल केस होते हैं। क्रिमिनल केस क्राइम से रिलेटेड होता है, और सिविल केस जो सिविल फंक्शन होते हैं हमारे देश में, सिविल फंक्शन मतलब हो गया शादी तादी, सिंपल डिस्प्यूट जो हो गया, ये सब डिस्प्यूट को देखता है। तो जब तक ये प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी कुर्सी पे रहते हैं ना, तब तक जो है इन पे क्रिमिनल प्रोसीड्योर नहीं चलाया जाता है, कि नहीं है इसमें? तो क्रिमिनल प्रोसीड्योर नहीं चलेगा। साथ ही साथ ये भी बोलता है कि अगर सिविल प्रोसीड्योर चलाना हो ना, तो इसके लिए सिविल प्रोसीड्योर चल सकता है, लेकिन कब चलेगा? तो 2 महीना का पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको। प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 महीना पहले, ये सिविल प्रोसीडिंग चलाने से 2 महीना पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप ये सिविल प्रोसीड्योर भी चलाइएगा, कि नहीं आया समझ में? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि कानून के सामने, लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है? प्रेसिडेंट और गवर्नर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि लॉ के सामने सब लोग सेम है। ये कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया है, एक निगेटिव वर्डेड कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कोई यहाँ प्रिविलेज नहीं मिल रहा है हम लोग को, यहाँ सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है, कि नहीं आया समझ में? इसके बाद जो है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ को। देखो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो चलो नाम को ही डिकोड करते हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून का रूल, मतलब समझ रहे हो? जहाँ कानून सुप्रीम हो, कानून ही देश को चला रहा, इसीलिए इसका नाम है रूल ऑफ लॉ। कानून सुप्रीम हो, लॉ सुप्रीम हो, कि नहीं आया समझ में? यस, ये भी कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया है। यूके से ये कॉन्सेप्ट बताता है कि पूरे देश में एक लॉ होगा और वो लॉ सुप्रीम होगा और वो लॉ सब पे लगेगा, कि नहीं आया समझ में? तो यस, रूल ऑफ लॉ का मतलब यही हुआ कि वन लॉ विच इज सुप्रीम विल अप्लाई टू ऑल। एक लॉ हो देश में और वो लॉ सभी पे अप्लाई हो, और वो सबसे पावरफुल हो, सबसे बड़ा वही हो लॉ भी। आप जानते हैं कि हमारे देश में वो लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश में चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो, उससे बड़ा कोई नहीं है, कि नहीं आया समझ? यस। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब आप समझे ना? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ कानून का नियम चलता हो, जहाँ कानून सुप्रीम हो, कि नहीं आया समझ में? अभी तो हम लोग पढ़े ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, जहाँ बता रहा था लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे, इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ये इंश्योर क्या कर रहा है? रूल ऑफ लॉ को ही तो इंश्योर कर रहा है। मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर है, उसने कोई गलती किया, उसको माफ़ कर देगा, और एक सिंपल नागरिक है, उस गलती किया तो उसको फांसी दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया कि नहीं, सब लोग सेम है लॉ के सामने। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ को तो इंश्योर कर रहा है ना, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर रहा है, उसको बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, मतलब कानून सबसे बड़ा है, उसके सामने प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है और समान नागरिक भी कोई नहीं है, कि नहीं आया समझ में? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लेक्स सुपरमेसी। लेक्स मतलब होता है लॉ, और सुपरमेसी मतलब आप जानते ही है कि सुप्रीम। तो लेक्स का मतलब याद रखना है कि लेक्स का मतलब होता है लॉ। तो जहाँ लॉ सुप्रीमेसी की बात करता हो ना, वही रूल ऑफ लॉ होता है। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, कोई अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं आया इसमें? तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है? लेक्स सुपरमेसी होता है, लॉ सुप्रीम होता है। पहले क्या होता था हमारे देश में? पहले राजा का कॉन्सेप्ट था, जो राजा बोल देते थे वही कानून हो जाता था। इसको हम लोग बोलते थे रेक्स लेक्स। रेक्स मतलब होता है राजा, और लेक्स मतलब होता है लॉ, मतलब जो राजा ने बोला वही कानून बन गया, तो रेक्स लेक्स। लेकिन आज क्या हो गया? आज जो हमारा लॉ है वही रेक्स बन गया है, मतलब लेक्स रेक्स बन गया है, मतलब जो कानून है वो राजा बन गया है। मतलब किंग इज लॉ से अब हम लोग को लॉ इज किंग बन गया। पहले क्या होता था कि जो राजा बोलता था वो कानून बन जाता था। आज के समय में जो कानून है ना, वही राजा है, मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है, कि नहीं आया समझ? तो जो हमारा पहले एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलता था, उसको अब बदल करके अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया? रेक्स लेक्स से लेक्स रेक्स। समझ में आया कुछ, कि नहीं आया समझ? तो रूल ऑफ लॉ समझे ना? रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ जहाँ पे लॉ सुप्रीम हो, कि नहीं आया समझ में? इसका 3 फीचर होता है। रूल ऑफ लॉ के 3 फीचर होते हैं। पहला फीचर बताता है कि किसी भी पर्सन को पनिश नहीं करना है जब तक कि उसका जो वायलेशन उसने जो किया है, यहाँ के लॉ के जो वायलेट किया है, उस लॉ मतलब कोर्ट में जो है वो प्रूफ नहीं हो जाए, तब तक उसे पनिश नहीं करना है। तो देखो, रूल ऑफ लॉ का 3 फीचर में पहला फीचर बोलता है कि किसी भी पर्सन को पनिश नहीं करना पड़े या सफ़र नहीं करना पड़े जब तक कि उसका वायलेशन जो यहाँ के कोर्ट ऑफ लैंड में प्रूफ नहीं हो जाता है, कि नहीं?
उसके बाद दूसरा फीचर इसका बताता है कि जो ऑल पर्सन मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। यहाँ का जो लॉ ऑफ लैंड होगा ना, उसके सामने सब पर्सन आएंगे, उसमें सब लोग आएंगे। ये नहीं कि उसमें कुछ लोग को छोड़ करके कुछ ही लोग आएंगे, नहीं आया समझ। सभी के लिए इक्वल मतलब लॉ रहेगा, वो लॉ सभी पे लागू होगा, इक्वली लागू होगा, नहीं आया इसमें। किसी को डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, कुछ को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सब अगर कोई क्राइम किया तो सबको एक जैसा सजा मिलेगा, कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। और तीसरा बोलता है इसका फीचर, अब देखो तीसरा फीचर जो है ना, ये हम लोग ने तो रूल ऑफ लॉ लिया है यूके से, लेकिन वहाँ का जो तीसरा फीचर और हमारा तीसरा फीचर है वो थोड़ा मॉडिफिकेशन है, हम लोग ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। तीसरा फीचर जो भारत का बताता है रूल ऑफ लॉ का, ये बताता है कि जो भारत में जो कानून बनाते हैं ना लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव जो हमारे देश में कानून बनाएंगे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, कहा कि ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉ बनाने से पहले आपको इसको ध्यान में रखना पड़े कि ये वायलेट नहीं हो जाए। यस, जो तीसरा फीचर है ना, ये यही बताता है कि हमारे देश में जो कानून बनाते हो, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेटिव बनाए, इसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लॉ बना रहा है ना, वो कंसिस्टेंट करे हमारे प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को ये नहीं कि वायलेट करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, नहीं आया समझ में। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ जहाँ लॉ सुप्रीम हो। रूल ऑफ लॉ के 3 फीचर हैं। पहला फीचर कहता है कि यहाँ किसी भी पर्सन को पनिश नहीं करना जब तक कि वो उसका जो वायलेशन हो वो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाए। दूसरा बोलता है कि यहाँ का जो लॉ होगा ना, वो सब पे इक्वली लागू होगा, ये नहीं कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और तीसरा बोलता है कि जो कानून बनाने वाले हमारे देश में है, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कानून बना रहा है ना, वो कंसिस्टेंट करे हमारे किससे, हमारे जो संविधान है उसको फॉलो करे, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कानून, कि नहीं आया इसमें। अब हम लोग देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो आर्टिकल 14 है ना, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी बताता है। तो देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ना, ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है, कि नहीं आया समझ। तो डायरेक्ट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आया है, तो ये कॉन्सेप्ट आया है यूएसए से। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू ऑल इन इक्वल सर्कमस्टांसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक परिस्थिति में जो लोग हो उसको इक्वल मतलब इक्वलिटी मिले। इसका मतलब नहीं समझे, देखो इसका एग्जाम्पल से समझो कि मानो एक रेस है, एक रेस लगाया जा रहा है। उस रेस में एक बहुत ही फिट पर्सन है, 6 पैक पर्सन है, ठीक है, वो रेस में दौड़ने वाला है। और एक मानो कि एक दिव्यांग पर्सन है जो डिसेबल्ड है, कि नहीं आया समझ, वो दिव्यांग है। तो अगर इस दोनों को एक साथ रेस में दौड़ाओगे तो क्या दोनों कम्पीट कर पाएगा? जो दिव्यांग पर्सन है वो कभी भी फिट पर्सन को कम्पीट कर पाएगा? तो कहोगे सर नहीं, श्योरली नहीं कर। तो क्या लग रहा है आपको, इस दोनों के लिए एक जैसा कानून बनाना चाहिए सरकार को? तो आप भी कहिएगा नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो यहीं से हो गया ना, यहाँ हो गया कि इक्वलिटी जो मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग। मतलब जिसका जैसा परिस्थिति है ना, उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना। यस, आपको पता होना चाहिए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ये यही बताता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक। जो एक जैसा हो ना, उसको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। ये नहीं कि जो बहुत रिच है उसको तुम वेलफेयरिक सोसाइटी बना दो, मतलब जो बहुत धनी लोग हैं उसको तुम कुछ वेलफेयर के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करोगे तो गरीब गरीब ही रह जाएगा, रिच बहुत आगे बढ़ते चला जाएगा। कि नहीं आया समझ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट एक जैसा तभी मिले जब उसका सर्कमस्टांसेज एक जैसा हो, उसका परिस्थिति एक जैसा हो। कि नहीं आया समझ में? आई थिंक आप समझ होंगे। मतलब कि दिव्यांग पर्सन को दिव्यांग पर्सन के साथ रेस में लगाना है, न कि फिट पर्सन के साथ रेस में लगाना है। कि नहीं आया समझ में? तो ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये नहीं बताता है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में नहीं बताता है। ये बताता है कि सिचुएशनल वेरिफिकेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर अप्लाइंग द लॉ। मतलब कि कानून लगाने से पहले आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि दोनों का परिस्थिति कैसा है। नहीं आया समझ में? तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल ओनली। मतलब इक्वलिटी तभी ट्रीट करना है जब वो एक जैसा हो, तभी उसके बीच में इक्वलिटी मेंटेन करना है। कि नहीं आया समझ में? तो देखो यही से कॉन्सेप्ट आता है किसका? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का। इसका मतलब कहिएगा सर, जब आप कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेज को देखकर, परिस्थिति को देख के सबके लिए कानून बनाना है, तो यस, तब तो आप कहिएगा कि डिस्क्रिमिनेट कीजिए, मतलब रिच लोग को अलग रखिए कैटेगरी में और जो गरीब लोग हैं उसको अलग कैटेगरी में रखिए। यस, यही मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो कहिएगा कि आर्टिकल 14 तो आपने बताया राइट टू इक्वलिटी के बारे में बोलता है। नहीं, आर्टिकल 14 जो ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि इसके लिए ऐसा कानून बनाओ ना जो रिच को मतलब सूटेबल हो, और गरीब के लिए ऐसा कानून बनाओ जो गरीब के लिए सूटेबल। नहीं आया समझ में?
तो इसीलिए हमने बताया ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो जरूरी हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अगर सरकार काम नहीं करेगा तो गरीब हमेशा गरीब रह जाएगा, वो कभी भी लाइफ नहीं देख सकता है कि लाइफ कैसा होता है कि नहीं आया समझ। तो यहीं से ही रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जो रिजर्वेशन है वो यही तो है। आपको क्या लग रहा है कि ये इससे अलग होता है रिजर्वेशन? नो, रिजर्वेशन यही है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ प्रोटेक्ट करना है, वो जो पिछड़ा वर्ग रह गया है ना उसको प्रोटेक्ट करके उसको आगे बढ़ाना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 जो है वो दो चीज़ के बारे में बोलता है कि स्टेट को कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सन का इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब हुआ कानून के सामने सब लोग एक है। और दूसरा बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि एक जैसा को एक जैसा ट्रीटमेंट करना है। कि नहीं आया समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीनों जो टॉपिक था ये तीनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।